नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बीजेपी की मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 39 नामों की जो लिस्ट आई है वो केवल प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भर नहीं, बीजेपी के केंद्र नेतृत्व में सामर्थ्य के परिवर्तन की अमीट लकीर है। ऐसी लकीर जो पहले खींची ही नहीं गई थी। इस लिस्ट में केंद्र नेतृत्व के धमक की गूंज सुनाई देती है, साथ ही सुनाई दे रही जीत के कुछ भी कर जाने की मंशा। बीजेपी हाईकमान ने देर शाम अपनी दूसरी प्रत्याशी सूची जारी कर दी है। ये सूची कांग्रेस के लिए तो बड़ा झटका था, लेकिन उसने बीजेपी के दिग्गज नेताओं को भी हिला दिया। 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची में मोदी ने अपनी कैबिनेट के 3 प्रमुख सदस्यों के साथ कुल 7 सांसदों को विधानसभा प्रत्याशी बना दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने किसी राज्य के चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों पर दांव लगाया हो। पार्टी यूपी, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में भी यह प्रयोग कर चुकी है। बीजेपी ने 2022 के यूपी चुनाव में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ करहल सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। बघेल चुनाव हार गए, लेकिन अखिलेश को मजबूत चुनौती दी थी। त्रिपुरा में केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने भी विधानसभा चुनाव लड़ा और जीती भी। बघेल और भौमिक का केंद्र में मंत्री पद बरकरार रहा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो के साथ ही सांसद लॉकेट चटर्जी और निशित प्रामाणिक समेत 5 सांसदों को उम्मीदवार बनाया था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी और राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता को हार मिली। निशित प्रामाणिक 57 वोट के करीबी अंतर से चुनाव जीतने में सफल रहे थे और जगन्नाथ सरकार ने भी अपनी सीट निकाली। बीजेपी के 3 हैवीवेट उम्मीदवार भले ही अपनी सीट भी नहीं जीत पाए हो, लेकिन आसपास की कई सीटों पर पार्टी की जीत के लिए उनको श्रेय दिया गया है। बीजेपी की सीटों में जबरदस्त इजाफा हुआ और पार्टी सत्ताधारी टीएमसी के बाद सीटों की संख्या के लिहाज से दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। हालांकि बाबुल सुप्रियो को अपनी सीट पर हार का खामियाजा मंत्री पद से हाथ धोकर भुगतना पड़ा। निश्चित प्रामाणिक को जीत का इनाम मिला और वो मोदी मंत्रिमंडल में जगह बनाने में सफल रहे। अब बीजेपी ने जब नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को मध्य प्रदेश के रण में उतार दिया है, तो इससे इन नेताओं के लिए अग्नि परीक्षा की तरह देखा जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए अब केंद्र की राजनीति में वजूद मोदी मंत्रिमंडल में कुर्सी और 2024 चुनाव का टिकट इस चुनाव में दांव पर है। इसी पर हम खास चर्चा करेंगे हमारे जनता मांगे जवाब में। तो नरेंद्र सिंह तोमर समेत तीनों केंद्रीय मंत्रियों की सियासत का भविष्य क्या होगा? 2023 का चुनाव परिणाम इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो गया है। चुनावी दरिया पार करने में सफल रहे तो आगे की राह आसान होगी, और अगर डूब गए तो सियासत पर ग्रहण होगा। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट के पीछे बीजेपी के सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूलों को धार देने की रणनीति भी एक वजह बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी किसी एक नेता को उम्मीदवार बताने से बच रही है और सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। जब नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे चेहरों की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोपाल में थे। पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने सीएम शिवराज का नाम नहीं लिया। बीजेपी के सत्ता में आने पर सीएम कौन बनेगा? वैसे मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ही नेतृत्व के हाथों सार्वजनिक रूप से हाशिए पर धकेला जा रहा है। उससे भी ज्यादा गौर करने की बात यह है कि 10 साल पहले मोदी के बराबर खड़े रहने वाले, 17 साल से भी ज्यादा समय मुख्यमंत्री रहकर बीजेपी में एक रिकॉर्ड कायम करने वाले शिवराज आज कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। उन्होंने लाडली बहना योजना के जरिए अपना नाम हर गांव, हर शहर की दीवारों पर लिखवाया है। उसे उनकी ही पार्टी मिटा रही है और वो बस देख रहे हैं। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि जो बीजेपी की रणनीति है, इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा। क्या कांग्रेस की मजबूत स्थिति के चलते यहां पर बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है? इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि
मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा कर सके। तो कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से कहा कि वो भी चौंक गए जब उनका नाम में लिस्ट था, मुझे लगता है ऐसे ही बाकी लोग भी चौंक गए होंगे कि जो कैबिनेट मंत्री थे, जो मोदी के कैबिनेट में मंत्री थे और बाकी जो सांसद थे, वो जरूर चौंके होंगे जब उनका नाम लिस्ट में आएगा। तो इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे, आखिर किस तरह से बीजेपी की रणनीति है और इस रणनीति से बीजेपी को कितना फायदा होगा और अब कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती बनकर ये निकलेगी बीजेपी की रणनीति। इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता शाहवर आलम जी, कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग आप पार्टी से मानिकशाह सिंह तोमर जी, और स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ है स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शाहवर आलम जी, मुझे लगता है कि 39 नामों की जो ये लिस्ट आई है, दूसरी लिस्ट में जो नाम है, ये बड़े चौंकाने वाले हैं। इसमें आखिर क्या इसमें रणनीति है, क्योंकि मोदी सरकार में जो मंत्री हैं और उनको मिला के जो सांसद है, टोटल ऐसे 7 है, और हम बात कर ले कैलाश विजयवर्गीय की जो कि पार्टी महासचिव है, इनका नाम बड़ा चौंकाने वाला। आखिर क्या रणनीति इसके पीछे, क्या शिवराज सिंह चौहान को साइड में किया जा रहा है और सामूहिक नेतृत्व के तहत अब पार्टी मैदान में कूद गई है? हाँ जी, शाहवर आलम जी। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शिवराज जी को साइडलाइन किया जा रहा है। ये चुनाव डबल इंजन की सरकार के द्वारा पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है, और इसीलिए जो निर्देश आए हैं, अभी 40 हो गए, एक नाम और आ गया और पहले 39 घोषित हुए थे। ये सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कार्यकर्ता जो है, बूथ स्तर का कार्यकर्ता, कल जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए महाकुंभ से, उसके बाद में ये बिल्कुल तन मन धन से अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जुट गया है, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, ये मान के चलिए। ठीक है, आप तो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ठीक है। लेकिन पंकज शर्मा जी, मुझे लगता है जितना बीजेपी के नेता चौंके, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय खुद कह रहे हैं कि मैं भी थोड़ा सरप्राइज था। ठीक है पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मानिकशाह जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मानिकशाह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर, मैं पंकज शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, पंकज जी, बस मैं आप ही का इंतजार कर रहे थे कि आपकी आवाज पहुंचे हमारे तक। ठीक है पंकज जी, मुझे लगता है जितना बीजेपी के नेता चौंके होंगे जिन लोगों की लिस्ट में नाम है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका लिस्ट में नाम आए, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री जो मोदी सरकार में उनका नाम अगर विधानसभा चुनाव में, और जो सांसद है उनका नाम विधानसभा चुनाव में, तो चौके तो वो भी होंगे, उससे ज्यादा चौके आप लोग भी होंगे, क्योंकि आप लोग को लग रहा होगा कि ठीक है, इस बार जो मुकाबला है वो शिवराज सिंह चौहान होने वाला है और कमलनाथ होने वाला है, या फिर आप लोग कुछ और तरह सोचेंगे। लेकिन बड़े बड़े नेता अगर मैदान में हो तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए भी चिंता की लकीर है सामने। देखिए, ये मुझे कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फर्श से लेकर अर्श तक ये खबर लग चुकी है कि वो पूर्ण रूपेण सफाया होने वाली है। मध्य प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से हर वर्ग मध्य प्रदेश का उनसे त्रस्त है, ये देखते हुए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने निर्णय लिया होगा कि हम हमारी तोपों को तमंचों के रूप में यूज करें। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता आप भी मान रहे हैं कि बड़े नेता है और तोप है, और आप कह रहे तमंचे के रूप में इस्तेमाल करें। कहीं ना कहीं देखिए, अगर तमंचे का जो नुकसान होता है जंग में, उससे ज्यादा तोपों से होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोग की पार्टी चिंतित जरूर होगी। नहीं, हम चिंतित नहीं है। हम जानते हैं कि जनता जो है वो पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कांग्रेस को माध्यम बनाकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने जनता के मुद्दे उठाए, जनता ने उन मुद्दों को अभिसात किया, समझा, सोचा, और उसके पश्चात जनता पूरी तरह से मुखर हुई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने इस बात का पूरी तरह से एहसास कर लिया कि हम कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में आउट हो रहे हैं, हमारी स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है। इसलिए उन्होंने अपने उन नेताओं को, जो नेता संभागीय स्तर पर घूमकर
प्रदेश स्तर पे घूमकर भारतीय जनता पार्टी की सीटों में मदद कर सकते थे। उन्हें एक जिले में, एक विधानसभा में कैद करके रख दिया कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े या पार्टी के अस्तित्व को बचाए। ठीक है, ठीक है, लेकिन हालांकि जो आपने तोप की बात कही, इससे समझ में आ गया कहने की कांग्रेस चिंतित जरूर है, क्योंकि जब तोप सामने हो जंग में तो थोड़ा सा डर तो जरूर लगता है। मनिक शाह जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ जी सर। जी, आप मनिक शाह आगे। जी, कैसे आप इस भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को आप देखते हैं, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं प्रदेश में अपने पैर पसार रहे हैं और दावे तो आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अगर देखें जिस तरह से रणनीति यहाँ पर बीजेपी ने अपनाई है, जहां पर मोदी कैबिनेट के 3 मंत्री समेत सांसदों को मैदान में उतारा, आप कैसे देखते हैं इस रणनीति से? कैसे आप लोग मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि दावे तो आप लोग के बड़े बड़े हैं प्रदेश में? देखिए सर, अभी जो सेकंड लिस्ट आई है बीजेपी की, उससे बिल्कुल क्लियर है कि अभी भाजपा के पास कोई और चारा नहीं बचा। भाजपा बहुत डरी हुई है, और डरने का मतलब ये जो आपको देखने का मिल रहा है, जो लिस्ट जिस तरीके की अनाउंस की है, जो लोग जहां विधानसभाओं पे तैयारी कर रहे थे, जो कार्यकर्ता तैयारी कर रहा था भाजपा का, बीजेपी का, वो कार्यकर्ता को हटा के मंत्रियों को टिकट दे दिया जाता है। तो पहले ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी में आपस में अभी जो आपको देखने को मिलने वाला है, वो बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन होने वाला है आपस में। मैं अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी की सीट की बात करूंगी। दिमनी पे जिस तरीके से उन्होंने अचानक से, वहां पर उनके 2 कार्यकर्ता इतने अच्छे से मेहनत कर रहे थे, अब देखिए क्या होता है वहां पर। और रही बात, क्योंकि अब जो समय है वो डेफिनेटली बदलाव का है, और आम आदमी पार्टी जहां जहां अपना काम कर रही है, उन्होंने एक फर्स्ट लिस्ट अनाउंस कर दी है हम लोगों ने। बहुत ही जल्द आपके सामने सेकंड लिस्ट अनाउंस होने वाली है। और बीजेपी, और रही बात कांग्रेस की, मैंने कहा अभी मनीष दोनों शाह ही जी, मुझे 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 जी। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हुए थे, और आपके कई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो विपक्षी पार्टी के उस वक्त जो आप लोग के नेता थे, वो उस वक्त बीजेपी के नेताओं के सामने, कांग्रेस के नेताओं के सामने खड़े हुए थे। कुमार विश्वास जी। राहुल गांधी के सामने खड़े हुए थे, ऐसे बड़े बड़े नेता आप लोग खड़े होते सामने, क्योंकि इसका असर होता है जी। जब बड़े नेता चुनाव में उतरता है तो इसका असर होता है। हालांकि हालांकि आपसे उस वक्त हमने देखा था, चुनाव में जो स्थिति सोचकर गए थे वैसे नहीं हो पाई। अरविंद केजरीवाल हार गए और वहां से कुमार विश्वास हार गए, तो बड़े नेता लोकसभा खड़े के हो लिए। रहे हैं तो इसका असर तो होगा ना भाई। देखिए, डेफिनेटली जब आप बड़े नेताओं के सामने खड़े होते हैं, चुनौती बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर इसी का हम बहुत हाल ही में एक एग्जांपल देखेंगे, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, 2014 की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें कि पंजाब में भी चन्नी के सामने एक बहुत ही सिंपल सा मोबाइल रिपेयर का एक हमारा कार्यकर्ता खड़ा होता है, वो चुनाव जीत जाता है। तो बड़ा नेता, छोटा नेता, अब जनता को इससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इन नेताओं का, इन मंत्रियों का खुद में भी बहुत विरोध है। पार्टी के संगठन के अलावा ये जमीनी कार्यकर्ताओं का इनका विरोध है। तो बीजेपी को इस बार तो हारना ही है, और क्योंकि लोग अब एक विकल्प के तौर पे दूसरी पार्टी को मौका देना चाहते हैं, जो लोग वाकई में कुछ काम करके दे पाए। तो इस समय बहुत पहले से सिनेरियो बहुत अलग है, इसलिए उनको ये मंत्रियों को उतारना पड़ा, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि अगर शायद ठीक है, विधायकों के ठीक है, नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा ठीक तो है। नहीं आरपी जीत सर, पाएंगे। क्या वाकई यहाँ पर जो बीजेपी की हालत थी वो बहुत पतली थी, इसलिए इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को लेकर आना पड़ा? जो मोदी कैबिनेट में मंत्री थे उनको उतारना पड़ा, और उनके साथ अगर सांसदों को मिला ले उनको उतारना पड़ा, उनको टिकट देना पड़ा विधायक का। आखिर क्या वाकई बीजेपी की हालत यहाँ इतनी पतली है कि बड़े बड़े नेताओं को उतारना पड़ा, या फिर बीजेपी एक भी सीट पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती? क्योंकि अगर बात करें, जो अगर हम 7 सीटों की बात कर लें जिसमें बड़े बड़े नेताओं को उतारा गया है, उनमें से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के पास है और बाकी 5 सीटें कांग्रेस के पास है। अगर यहां से बड़े नेता लड़ेंगे तो इसके आसपास की सीटों पर भी असर होगा, या बीजेपी एक भी सीट में कमजोरी से नहीं देखना चाहती और जो कांग्रेस के पास है उसको भी लेना चाहती? ये रणनीति है, या फिर वाकई हालत पतली है? देखिए भागीरथ जी, 2-3 बातों की जो आप बात कह रहे हैं कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, और वो चाहती है कि हर सीट पर ये जो फाइट दे और पूरा कैंडिडेट ऐसे दे जिससे कि वो चुनौती दे सकें। जैसे आपने देखा होगा 7 सांसदों को उतारा, प्लस कैलाश विजयवर्गीय को भी उतारा। आप देख लीजिए कि इतने सांसदों को उतारना, 3 मंत्रियों को, कद्दावर मंत्री हैं, ऐसा नहीं कि कोई इस तरह के मंत्री, बड़े कद्दावर नेता हैं लोग, और इनको विधानसभा क्षेत्र में उतारना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा जो कि पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं। आज बताइए, हमें लगता है कि जो अमित शाह जी पहली बार आए थे, जो रणनीति बनाए थे, कहीं न कहीं एक चीज़ तो है कि शिवराज सिंह चौहान को साइड लाइन करने जैसी स्थिति बन रही है। कारण ये कि इसमें देखिए फग्गन सिंह कुलस्ते हों, वो भी एक तरह से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, अभी प्रहलाद पटेल हैं,
इसके बाद आप देखेंगे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय खुद अपने आप में। तो ऐसे बड़े कद्दावर नेता हैं जो कभी ये सपना भी देख रहे थे कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हमें लगता है कि इस बार जो है 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो सेंट्रल जो कमेटी है, जो बीजेपी का कोर कमेटी है, और जहाँ तक अमित शाह नरेंद्र मोदी जी का कि कोई कोर कसर बाकी रखना नहीं चाहते हैं कि ऐसी सीटों पर लड़ाएं जहाँ चुनाव जीत। अभी मैं आपको बताऊं कुछ और, अभी तो केवल 79 जो है लोगों उम्मीदवारी घोषित हुई है, लेकिन आप बड़े बड़े चौंकाने वाले नाम भी घोषित किए गए। मैं अभी आपको बताऊं कि अभी तो 7 सांसद, हो सकता है 7-8 और आ जाए आने वाली लिस्ट में। अब हमें जहाँ तक जानकारी हो सकता है कि जो सिवनी बालाघाट के सांसद भी को भी लड़ा सकते हैं केवलारी से, क्योंकि वो पहले लड़ के जीत चुके हैं चुनाव। ऐसे और कई नेता, प्रदेश अध्यक्ष को ही लड़ा दे कहीं से चुनाव। तो अब इनकी स्थिति ये आ गई है कि पूरे प्रदेश में चुनाव बड़े बड़े नेताओं को उतार के लड़ाने की स्थिति है, जिसमें हमको लगता है कि कहीं न कहीं शिवराज सिंह के चेहरे पर भरोसा केंद्रीय नेतृत्व को नहीं लगता है। शायद यही वजह है कि इतने बड़े बड़े नेताओं को उतार रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अभी आप प्रधानमंत्री ने कल की जो सभा थी उसमें कहीं भी एक महत्वपूर्ण योजना का नाम तक नहीं लिया, लाडली बहना का, जबकि एक बहुत ही जिसको आप देखिए गांव-गांव तक इस योजना का लाभ लोगों को पहुंचा है, तो उसका हो सकता है चुनाव में असर भी पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि बीजेपी की कोई रणनीति है जिसके तहत या तो सारी सीटों पर चुनाव जीतने का उनका मंशा हो। यूपी और त्रिपुरा में इसका फायदा देखने को मिला। मिलता है, बिल्कुल फायदा मिलता है, लेकिन अब आप ये देखिए दोनों स्थिति है। इनके जो कल टिकट बांटने की स्थिति में थे, जिनके यहाँ लोग दरवाजे पर दरबार लगाया करते थे, आज वो खुद ही टिकट पा करके एक विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं जी। आप इनके अभी कुछ दिन पहले का आप देखिए, प्रदेश भर के कार्यकर्ता नेता इन्हीं के पीछे जमावड़ा था, लेकिन इनको खुद ही पता नहीं कि कब किसका टिकट मिला। बाइट सुनिए कैलाश विजयवर्गीय की, वो भी बड़े शौक थे। नहीं, किसी को पता ही, मतलब इनके यहाँ भीड़ छट गई। अभी भी जो लोग फेरी लगा रहे हैं, अभी करीब 130-40 सीटों पर बाकी है, तो वहाँ इनके यहाँ फेरी लगा रहे थे टिकट पाने के लिए, पता चला इनका ही टिकट घोषित हो गया। तो अब कोई भी भाजपा कार्यकर्ता इनके दरवाजे पर नहीं जा रहा। तो मतलब ये कि कहीं न कहीं एक जो है बीजेपी संदेश देना चाहती कि बदलाव, जैसे मतलब गुजरात जैसा बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन एक बदलाव की स्थिति तो पैदा की गई है और लोग असमंजस में। ठीक, लेकिन आपने जो सवाल खड़ा किया कि अब शिवराज सिंह चौहान पर थोड़ा सा भरोसा कम रहेगा, शावर आलम जी, क्या शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा कम हो गया है? क्योंकि कल ही बड़ा विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन था, मोदी जी ने शिवराज जी का नाम नहीं लिया, खास तौर से आप लोग की जो बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना, उसका जिक्र नहीं किया। क्या और जितने बड़े बड़े नेता इसमें उतरे हैं, क्योंकि देखिए एक होता है एंटी इनकम्बेंसी और एक कुछ लोग वो हैं जो सरकार से ज्यादा नाराज तो नहीं है, लेकिन उनको लगता है कुछ बदलाव होना चाहिए, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए। वो मोदी से नाराज नहीं है, लेकिन उनको लगता है शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बदलना चाहिए। क्या यही कारण है कि इसलिए रणनीति बदली है आप लोग ने कि बहुत सारे ऐसे आप लोग उतार दीजिए मैदान में, व्यक्ति उतार दीजिए, ऐसे उम्मीदवार उतार दीजिए जो सब मुख्यमंत्री का चेहरा हो, ताकि एंटी इनकम्बेंसी अगर कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ भी है तो वो भी यहां पर कम हो जाए? क्या विश्वास नहीं है अब शिवराज सिंह चौहान के ऊपर? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और देखिए, ये इस चुनाव में सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ाना इस बात के साफ संकेत हैं कि लोकसभा में आपको नए और युवा चेहरे नजर आएंगे, क्योंकि इस बार 29 नहीं बल्कि पूरी 28 नहीं बल्कि 29 सीटें हमको जीतना है। तो ये एक साफ नजर आ रहा है कि इस बार जो आप, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को विधानसभा में उतारा है, क्या इनकी अब काबिलियत लोकसभा चुनाव जितवाने की नहीं थी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो हैं वो कांग्रेस से मिलती जुलती नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी में जो तय हो जाता है किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है, चाहे वो गुजरात के चुनाव में देख लें या भले उनको बिना बताए टिकट दे दीजिए आप। मेरा ये कहना है कि इन लोगों को चुनाव लड़ाने से ये संकेत हैं कि इस बार लोकसभा में अधिक से अधिक युवाओं को, नए चेहरों को टिकट दिया जाएगा। ठीक है, युवाओं की बात कर रहे थे, लेकिन मैयर से जो विधायक है आपके अभी नारायण त्रिपाठी जी, वो बड़े नाराज है। उन्होंने वीडियो वायरल किया कि भैया सब बुजुर्गों को आप लोग टिकट दे रहे हैं, तो फिर वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी को भी टिकट दिए थे आप लोग। तो ये आप जो युवाओं की बात कर रहे हैं उनका वीडियो अगर आपने सुना होगा, तो है ठीक है, उनका वीडियो आपने सुना होगा क्योंकि आप युवाओं का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, पंकज शर्मा जी, ठीक है, नारायण त्रिपाठी के पास बच्चा क्या है? ठीक है, पंकज शर्मा जी, सबकी रणनीति बड़ी अलग अलग होती है। अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? क्योंकि आप लोग तो अक्सर ये कह रहे थे कि भैया शिवराज सिंह चौहान को लेकर आप लोग घेर रहे थे, लेकिन अब तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के बहुत सारे चेहरे हैं, कैसे आप लोग घेरेंगे आप? देखिए, मेरा कहना ये स्पष्ट है
कि मुख्यमंत्री की ये एक चेहरा ले आए, 5 चेहरे ले आए, 10 चेहरे ले आए या 20 चेहरे ले आए, ये चाहे 28 सांसद लड़ा दें, कांग्रेस की रणनीति में कहीं फर्क नहीं पड़ना। कांग्रेस एक ही नहीं, रणनीति स्ट्रेटजी तो में काम बदलनी कर। पड़ेगी भाई। अगर अगर सामने वाला जैसे प्रतिद्वंदी रणनीति बदलता है वैसी बदलनी पड़ती है, नहीं तो फिर कैसे आप लोग जुटेंगे मैदान में? आप लोग क्या रणनीति नहीं बदलेंगे अब आप लोग? मेरा कहना पहले भी स्पष्ट था कि यदि जनता का ही मन पलट चुका है तो जनता किसी को भी नहीं छोड़ेगी। वो जनता दिग्गज से दिग्गज नेता को हराएगी और जनता खुद ट्रस्ट है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन पे। जनता को इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि ये 50% कमीशन वाली सरकार ने मध्य प्रदेश को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है। जनता क्या पटवारियों के ऊपर होने वाले घोटाले, पटवारी परीक्षा में होने वाले घोटाले से अनभिज्ञ थी क्या जनता को इस बात का ज्ञान नहीं था कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है? क्या जनता यह नहीं जानती है कि भ्रष्टाचार में हम किस श्रेणी पे खड़े हैं? क्या जनता को यह नहीं मालूम है कि हम महिला अत्याचार, महिला उत्पीड़न में हमारी स्थिति क्या है? हर तरह से मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार से, नारी उत्पीड़न से और कई समस्याओं से ग्रस्त है। आज यह मध्य प्रदेश कर्जे में इतना डूब चुका है। पंकज शर्मा जी, मैं अगर आपको थोड़ा याद दिला दूं, जब पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ थे तो उस वक्त 2-2, 3-3 चेहरे थे। कोई ये समझ रहा था कि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे अगर जीत गए तो, ना कोई ये समझ रहा था, हालांकि उस वक्त वो उस पर चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन कोई ये कह रहा था कमलनाथ बनेंगे, कोई कह रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे। तो अच्छा खासा वोट कहीं ना कहीं एक बट रहा था। हर कोई सोचता था ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोई सोचता था कमलनाथ। तो जब ऐसे जनता सोचती है तो अपने अपने इलाके क्षेत्र में जो उस वक्त का बड़ा नेता रहता है उनको वोट देती है, भले बाद में कोई एक मुख्यमंत्री बनता है। तो जब इतने सारे चेहरे होंगे मुख्यमंत्री पद के तो वहां के कार्यकर्ताओं में जोश आता है, वहां की जनता को लगता है ठीक है हमारे क्षेत्र का अगर कोई विधायक मुख्यमंत्री बनेगा तो इससे हमको फायदा होगा। इससे कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट तो मिलता है उस पार्टी को। देखिए, मेरा कहना स्पष्ट है कि जब तक आपकी आइडियोलॉजी स्पष्ट नहीं होती है, जब तक आप पार्टी का मोमेंटम स्पष्ट नहीं करते हो कि यह व्यक्ति मुख्यमंत्री का चेहरा है और इसके ही आगे रखकर के चुनाव नहीं लड़ा जाता, तब तक पार्टी को कहीं से भी फायदा नहीं पहुंचता है। आप स्वयं जानते हैं कि 2014 के चुनाव में इसी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने के बाद ही चुनाव लड़ा। आज ये आइडियोलॉजी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश उनकी कार्य क्षेत्र होने के बावजूद आज वो मध्य प्रदेश में 2 अंकों के अंदर सिमटने की स्थिति में है। और मैं तो कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, चाहे 50 को भी क्रॉस नहीं कर पाए, चाहे कितने ही ये दिग्गज नेता क्यों न लड़ा ले। ठीक है, आप कह रहे हैं 50 भी क्रॉस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है। मानेकशॉ जी, क्या वाकई ये रणनीति बिल्कुल काम नहीं आएगी बीजेपी की? प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, 50 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी सिर्फ बीजेपी को? देखिए, बिल्कुल ये बात साफ दिख रही है अब हम सभी को कि बीजेपी की हालत बहुत खराब है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, जनता आपको नहीं एक्सेप्ट कर रही है। आप जमीन पे जाकर देखिए। आप यहाँ पर हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं और वो जो बातें अभी कर रहे थे, मुझे लगता है कि उनको ये समझने की भी जरूरत पड़ेगी कि अपने मंत्रियों को, अपने जो आपके अभी तक प्रत्याशी थे, उनको आपको झूठ बोल के काम करने की रणनीति पे काम करना चाहिए था। अभी जन आशीर्वाद यात्राएं लगातार निकल रही है। आप देखिए, जगह जगह विरोध हो रहा है। आप सरकारी आंगनवाड़ी महिलाओं को लेकर आ जाते हैं, आप सरकारी अफसरों को नौकरियों पे लगा देते हैं। तो ये कोई जन आशीर्वाद नहीं है। वो तो ठीक है, बेचारे नौकरी लेकिन करते हैं, जो उनकी आरोप लगा रहे हैं मुझे मजबूरी लगता है हर आपके सरकार आना। करती है। लेकिन पंजाब में भी हमने देखा किस जिस तरह से वहां पर सरकारी अमले का दुरुपयोग किया जाता है, और दिल्ली में भी देखा। ठीक है, ठीक है। श्रीवास्तव सर, नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, गलत ठीक है, बोले, ठीक है, कभी नहीं दुरुपयोग ठीक है, नहीं समय का होता, नहीं। लेकिन श्रीवास्तव कभी सर, ऐसा नहीं एक होता लास्ट कि कमेंट किसी यहाँ को पर भी देखिए, challenge इसमें किया जाता है रणनीति में आने बहुत के सारी लिए। जी चीजें सर। है, क्योंकि यहाँ पर अगर कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ले, अब उनके बेटे का क्या होगा, अब हम प्रहलाद सिंह पटेल की बात कर ले, उनके भाई का क्या होगा, ये भी तमाम चीज है। क्या यहाँ पर ये जो रणनीति है, यहाँ पर आखिर बीजेपी इस रणनीति के पीछे क्या कुछ करना चाहती है? और यहाँ पर क्या अगर बात करें चुनाव में जब रिजल्ट आएगा तो वाकई इससे बीजेपी की रणनीति से फायदा होगा? और जो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्या वाकई फिर से उनको दोबारा मंत्री बना दिया जाएगा, दोबारा सांसद रहेंगे वो, उनकी राजनीति पर भी क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए 2024 में चुनाव भी है और ये जो भी नेता हैं जिनको दिया गया है टिकट, सांसद हैं या पूर्व मतलब मंत्री हैं, इनको जो टिकट दिया गया है, तो आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव तो आने वाला है, अगर ये चुनाव हारते हैं तो एक बात तो तय है कि इनका थोड़ा सा राजनीतिक भविष्य जो है खतरे में होगा। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चुनाव देखिए जनता के ऊपर है, हराना जिताना, एंटी इनकम्बेंसी कितनी है अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बीजेपी ने एक दाव जरूर रणनीतिक रूप से तैयार किया, जो आप बोल रहे थे कि विभिन्न क्षेत्रों में उनका अपना अपना असर है और वहाँ असर पड़ेगा, लोग सोचेंगे कि हमारा ही मुख्यमंत्री। इसके दोनों फायदे हैं, एक तो ये कि फ़ायदा भी हो सकता है और दूसरा एक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पब्लिक भी असमंजस में हो सकती है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी तक तो शिवराज सिंह के बारे में लोगों को पूरा ये था और मामा के नाम से चर्चित शिवराज सिंह चौहान जी,
लेकिन अब उनके अलावा 6-7 और कैंडिडेट हो गए हैं जो सीएम की रेस में हैं। तो हमें लगता है कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं कोई उसकी रणनीति होगी। इस रणनीति को किस तरह से विपक्ष लेता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, वाकई बिल्कुल, किस तरह से विपक्ष इस रणनीति को लेता है। ठीक है, हमारा समय भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, शाहवर आलम जी, पंकज शर्मा जी, मानिक शाह सिंह तोमर जी और आरपी श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी ने खास रणनीति के तहत यहाँ पर 3 मोदी कैबिनेट के मंत्रियों समेत 7 सांसद और पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को दूसरी लिस्ट में उनको जगह दी है, उनको यहाँ पर विधायक प्रत्याशी बनाया। देखना होगा आगे जो लिस्ट जारी होगी उसमें कितने सांसद हो सकते हैं, कितने बड़े मंत्री हो सकते हैं, कितने बड़े नेता हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और इन नेताओं का भविष्य बाद में क्या होगा, इस पर भी विचार करने वाली बात होगी। लेकिन देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इससे कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, कांग्रेस इस रणनीति से कैसे लड़ती है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज है, सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।